जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं केरामिको स्टेशन पर, जहां पर आलमी दिन गैर मुल्कियों के लिए यानी कि महाजरीन के लिए मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। एक बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त मिस्टर आसफ भी इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद है, इनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। इनके अलावा जितने भी और लोग हमें पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, ग्रीकी मिलेंगे, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो आइए आज की ये जो फंक्शन है इसके हवाले से आपको कुछ बताते हैं, कुछ आपसे सुनते हैं। क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से? आज का दिन जो है वो मितानास्तस का दिन है। वो जो अपने कहते हैं हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए उसका दिन है। जितने भी ग्रीस में मितानास्तस हैं उनके बारे में उनका ये दिन है। लिखो जी, चल जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरा ख्याल है आप देख रहे हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर आज आवाज़ें लगा रहे हैं कि इधर मिठाई भी है, बिरयानी भी है, और मेरा ख्याल है बिल्कुल सबसे बड़ी बात फ्री है। तो इनसे पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज असल में ये है कि ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, बिरयानी, जलेबी, हमारा पतीशा, समोसे, असल में मैं यहाँ खुद खड़ा इसलिए हूँ ताकि सारी कौम को, सारी दुनिया को मैं चिल्ला चिल्ला के खुशी से ये बता रहा हूँ कि देखो पाकिस्तान की चीज़ें कितनी नफीस हैं, कितनी मज़े की हैं। और आप यकीन जाने यहाँ जितने अफराद ने विज़िट किया है तो वो कहते हैं इतनी मज़े की चीज़। तो मैं कहता हूँ आजकल वो इकनॉमिक क्राइसिस में काफ़ी कड़वाहट आ गई है, इसलिए आपको मिठाइयाँ पेश कर रहे हैं ताकि मीठा आप में थोड़ा सा हाई हो जाए। तो आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? आज का दिन इब्राहिम, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में महाजरीन का आलमी दिन है, पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। और मैं मशकूर हूँ कि बेशुमार जमातों ने हमारे साथ मिल के इस फंक्शन को, इस त्यौहार को कलरफुल बना दिया, रंगीन बना दिया। आप देख रहे हैं बच्चे, ख़वातीन, छोटे बड़े तमाम इसमें शामिल हैं। और इसको भरपूर कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे के करीब होना और मतअस्सबपन को ख़त्म करना और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए आवाज़ बुलंद करना, उसका ये बेहतरीन तरीका होता है कि जब भी और जहाँ भी आप इकट्ठे हों, आपको मौका मिले, आप पूरी कुव्वत से, पूरे प्यार से, जैसा कि आप देखें बेशुमार नौजवान शलवारें कमीज़ें प्यारी प्यारी पहन के आ गए हैं, क्योंकि हमारा ये पारादोष शाखा है, हमारी ये कल्चर है, हमारा ये सिविलाइजेशन है और यही हमारी पहचान है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि इस दिन में पहले तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमारे प्यारे वतन को अच्छा कर दे, उसमें अच्छे खूबसूरत रहनुमा आ जाए और कोई भी बंदा दुनिया में महाजर ना हो, कोई भी दुनिया से बंदा जो है वो बाहर अपने देश से ना जाए। लेकिन अगर आप अपने देश से बाहर हैं तो उसके बाद आपको यकजान होना चाहिए, एक दूसरे के शाना बशाना होना चाहिए और एक दूसरे से मिल के अपने वतन की शान की, अपने वतन की आन की, उसकी खूबसूरती की, उसके कल्चर की बात करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सुबह 10 बजे से यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ, बूढ़े बुजुर्ग, माइयाँ, खवातीन, ये बाबा जी जो आ रहे हैं, ये देखें जलेबियाँ आप खा रहे हैं। और मैं इसलिए इनको कहता हूँ कि ये जो है ये मेरे वतन की सौगात है, ताकि इनको पता चले कि पाकिस्तान में अच्छे और खूबसूरत लोग भी हैं और अच्छी और खूबसूरत चीज़ें भी हैं। तो पहचान कराना मेरा और आप सबका काम है। वैसे ये बात हकीकत है जावेद साहब, इस वक्त हमारा मुल्क है जो एक जलेबी की तरह बन गया है, उसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त पाकिस्तानियों की यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मेले लगते हैं आपकी तरफ से स्पेशल अनाउंस किए जाते हैं, तो आज जितने भी टीवी पर देखने वाले लोग होंगे वो ललचाएंगे जलेबियों को देखकर, बिरयानी को देखकर। तो इसके लिए ये उठाइयो जी ज़रा। अच्छा जी, ये बिरयानी भी दिखाएं। बिरयानी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनी हुई है और हम स्पेशल इसी के लिए आए हैं। अच्छा, और ये भी दिखाएं। और ये सारे खाली हो चुके हैं। अच्छा जी, ये खाली भी हो चुके हैं, ये इतने सारे जो हैं वो खाली हो चुके हैं। अच्छा लें जी, पाकिस्तानी जलेबी का मज़ा लेते लेते हम इस वक्त बांग्लादेश के स्टॉल पर पहुंच गए हैं। और मेरा ख्याल है देख रहे हैं आप, यहाँ ख़वातीन ने माशाल्लाह ड्रेसेस के साथ भी अपने कल्चर को प्रमोट करने की मुकम्मल कोशिश की। और सबसे बड़ी जो मज़े की बात है, रंग बिरंगे बांग्लादेशी खाने भी यहाँ पर मौजूद है। आज के जे ইমিগ্রেশন ডে, এই দিনে আমরা আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা হচ্ছে আমরা খাবারের সাথে সাথে আমরা সবাই একসাথে চলবো, দেশি বিদেশি সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকবো, এটাই হচ্ছে কি আমাদের প্রধান এবং শেষ কথা। আর
বাংলাদেশে আমরা আমাদের ঐতিহ্য বাংলাদেশি খাবার যতদূর চেষ্টা করছি আমরা এখানে ফুটিয়ে তোলার জন্য। আমি চাইবো সবাই এটার মজা নেবে। लें जी, इस वक्त हम मौजूद थे प्लाथिया करामीको और जहां पर महाजरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये मेले की रौनकें अभी बरकरार हैं, लेकिन अभी आप तक प्रोग्राम भी पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो प्लाथिया करामीको से इब्राहिम फैज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। को तलक वाले को दावतनामा दिया, वो हैरान हो गया। उसने कहा क्रिश्चियन और आप देखा, ये एक लम्हे के लिए आदमी को परेशान कर देता है। जब वो समझ गया कि आप भी बनाते हैं, उसका वो लेवल नीचे हो गया, वो हमारे करीब हो गया। με τη βία, με τα μπουκά, με το ζόρι, τα δικαιώματά μας, τα προβλήματά μας, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τα βρούμε και να ζητάμε από τους αρμόδιους. 18 दिसंबर को पूरी दुनिया में महाजरीन का आलमी दिन मनाया जाता है और इसी तरह यूनान में भी तारकीन वतन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ तंजीमात तारकीन वतन को दरपेश मसाइल से आगाही और उनके हल के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद करवा रही हैं। यहाँ पर आज इस मकाम पर हम मौजूद हैं, इमिग्रेशन यूनियन ऑफ यूनान ने यहाँ का एक सेमिनार मुनक़द किया जिस पर तारकीन वतन जो यूनान में मुकीम है उनसे मुतल्लिक जो मसाइल जो उन्हें दरपेश हैं या उनके बारे में जो सिफारिशात हुकूमत यूनान को पेश की गई और किस तरह से उनके हल दिए गए हैं, उसके लिए हम बातचीत करने के लिए सेमिनार में मौजूद हैं। हमारे साथ इस सेमिनार के ऑर्गेनाइज़र जनाब जान दानियाल साहब जो सदर हैं इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस के, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज के जो सेमिनार से उनके असल इनके अहदाफ क्या हैं और इससे वो क्या तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। Κύριε Ντανιβάλ, σήμερα εκδήλωση πώς το βλέπετε και τι θα προσφέρετε για τους μετανάστες? Εμείς σαν Ένωση Μεταναστών Ελλάδος και εμείς σαν μετανάστες ζούμε καθημερινά την ημέρα μεταναστών. Όχι, σήμερα είναι μια συμβολική ημέρα παγκοσμία. Νομίζουμε ότι εμείς έχουμε επιλέξει το δρόμο του διαλόγου, λόγω ότι στο διάλογο όλοι καθόμαστε στο τραπέζι και μπορούμε να βρούμε λύσεις. Όχι είμαστε κατά της βίας από και όπου προέρχεται. Θέλουμε ειρήνη, συνύπαρξη με την ελληνική κοινωνία. Εμείς σαν Ένωση Μεταναστών έχουμε κάνει προτάσεις για την κατάργηση των ενσύμων. Ζητήσαμε αρχικά 120 ένσημα να πάει, από 150 να πάει 120. Αυτό νομίζω ότι είχατε ζητήσει πολύ καιρό πριν. Πριν 2 χρόνια. Και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει πράξη από την περασμένη κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν καταργήσει ήδη κάποια ένσημα. Αλλά λόγω δεν είναι εκεί ότι... मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सालाना एनसीमस की जो तादाद थी वो 150 से 200 के करीब जो मांगी जाती थी, उसके लिए इन्होंने सिफारिशात पेश की थी 2 साल कबल कि उनकी तादाद जो है वो 120 की जाए, लेकिन अभी तक उसका 120 का फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन कुछ उसके अंदर थोड़ी बहुत उन्होंने नरमी ज़रूर पैदा की। तारकीन वतन के इस इजलास में जो हमारा आलमी तारकीन वतन का दिन महाजरीन का मनाया जा रहा है उसमें इंडियन कम्युनिटी के सदर जनाब मगर गांधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आज के दिन के हवाले से आप क्या महसूस करते हैं। गांधी साहब, आज के दिन के हवाले नाल तुसीं अपने इंडियन भरावां नूं की मैसेज दोगे कि सानूं किस तरह मुतहिद होना चाहिए और तारकीन वतन का जिहड़ा अज दिन मनाया जा रहा है, महाजरीन का दिन मनाया जा रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਉੱਚੇ ਨੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਤਝੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਚ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर और यूनियन ऑफ इमिग्रेशन के नायब सदर जनाब सईद मोहम्मद जमील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज के दिन के हवाले से इनसे पूछेंगे कि जो महाजरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है इसमें इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस समेत हमारी पाकिस्तानी बरदरी का क्या रोल है और वो अपने हुकूक के लिए कितने मुत्तहिद हैं और कितनी जदोजहद कर रहे हैं। शाह साहब, किस तरह देख रहे हैं, क्या आज के दिन के हवाले से हमारी बरदरी कुछ कर रही है या हम दूसरे लोगों के पीछे पीछे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं समझता हूँ कि आज का दिन पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के राइट्स और हकूक़ का दिन है, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी बरादरी इसमें कभी ये पीछे नहीं है। और आज आपने देखा कि हमारे पाकिस्तानी बरादरी का ये प्रोग्राम जो है इससे पहले हुआ है, और ये भी जो प्रोग्राम है ये इतना मुनज़्ज़म और इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है जो अभी हो रहा है इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस के प्लेटफॉर्म से, और जिसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात यहाँ माहिर इमिग्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और इससे ज़ाहिर होता है कि हम किसी हद तक जो है वो मुनज़्ज़म है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा यूनिटी की और इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि हम अपने राइट्स जो हैं, अपने हकूक़ हैं, हमारे जो मसाइल हैं उनको जो है अल्लाह हकाम तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाए। मिनहाजुल कुरान की अफसली के डायरेक्टर और समाजी रहनुमा भी हम इनको कहेंगे, कारी मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं। ये आज के बारे में अपना मैसेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि इमिग्रेंट्स का बैनुल-अक़वामी दिन है, आज इस मौका पे इमिग्रेंट्स यूनियन ऑफ ग्रीस जिन्होंने आज सेमिनार मुनक्कद किया, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आज का दिन ये हमें अपने हकूक़ और अपने राइट्स के हवाले से ये याद दिलाता है कि पूरी दुनिया में इंसान सब बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन इंटरनेशनल सतह ते पाकिस्तान मजदूरों का दिन है। यूनान दे विच इस प्लेटफार्म तो मजदूरों के हकूक़ वास्ते या उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते जी आवाज़ उठाई जा रही है, एक बहुत अच्छी कोशिश है। मैं इस टीम को, इस फोरम को मुबारकबाद देना जिन्होंने मजदूरों वास्ते। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया के ममालिक के जो तारकीन वतन जो यूनान में मुकीम है, उनकी तमाम नुमाइंदा तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं, और हुकूमती अरकान आप देख सकते हैं पीछे हमारे बैठे हुए हैं, और तंजीमें भी मौजूद हैं यहाँ पर। उनके जो बड़ी बड़ी तंजीमों को जो सदूर है वो भी सारा यहाँ पर मौजूद है, और इन सब के सामने जो बात आज की जाने वाली है वो यही है कि जो तारकीन वतन यूनान में रह रहे हैं, किस तरह से उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, और किस तरह से उन्हें वो सहूलियत दी जा सके जो यूरोप के दीगर ममालिक में दी जाती है। कैमरामैन नदीम भट्ट और सनी एहसान के साथ एहसानुल्लाह खान, यूनान, एथेंस। नई तरजीहात, नए फ़वाइद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, वेन्यूज़ टीवी के प्रोग्राम ग्रीस टाइम के साथ राजा मुजाहिद हाजिर, और मैं हूं तलत जाफरी जी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूरी दुनिया में तारकीन वतन के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं कि महाजरीन को किन मसाइल का सामना है। इस हिस्सा में यूनान में भी मुख्तलिफ इलाकों में तारकीन वतन कम्यूनिटीज़ ने अपने अपने प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। सबसे पहले जो रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की वो थी करामिको स्टेशन के बाहर, वहाँ पर पाकिस्तान कम्यूनिटी इत्तेहाद और उसके साथ जॉइंट मुख्तलिफ तंजीमात ने महाजरीन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया। जबकि दूसरी रिपोर्ट थी वो तरीक़े मनाजुल यूनान की जानिब थे, उन्होंने क्रिसमस के हवाले से और आज के दिन के हवाले से तकरीबात का अहतमाम किया। इसके अलावा तीसरी रिपोर्ट जो आपने मुलाहिज़ा की वो भी पाकिस्तान और तारकीन वतन कम्यूनिटी की एक मुश्तरका काविश थी जो कि शाम के वक़्त इनकार पजीर हुई। उसमें भी आपने उसका हाल देखा, और वहाँ जो सामीन थे, जो वहाँ जो पाकिस्तान मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के नुमाइंदे थे, उनकी बातें आपने मुलाहिज़ा की। अब आते हैं अपने इस प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि हर इतवार को हम पाकिस्तान के सियासी हालात पर तजिया करते हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं तलत जाफरी साहब। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। जी तलत साहब। मुजाहिद साहब, आज का दिन अपने वाक़यात के हवाले से, आलमी वाक़यात के हवाले से और अपनी मखसूसियत के हवाले से इंतहाई अहम रहा। आज पूरी दुनिया में तारकीन वतन का दिन मनाया गया, और इस वक्त पूरी दुनिया में 22 करोड़ के करीब तारकीन वतन हैं।
और एक अंदाजे के मुताबिक अगर तारकीन वतन का कोई अलग देश बना दिया जाए तो ये दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होगी। दूसरा, आज 18 दिसंबर है, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शादी की 24वीं सालगिरह भी थी। तो इस सालगिरह के हवाले से बात क्या करना, सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में थी, पूरा हफ्ता अफवाहों में गुजरा। सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, सदर पाकिस्तान जा रहे हैं, और वो जो बड़े बड़े भोंपू हैं हमारे, जिनमें शेख रशीद साहब से, और उन्होंने तो बड़े बुलंदोबांग दावे किए कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो यूके जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं मज़ीद इलाज के लिए, छुट्टी के लिए। तो ऐसे तमाम अफवाह साज इंजन्स के लिए इतला है कि सदर पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं तकरीबन, क्योंकि शेख रशीद के अलावा इजाजुल हक भी यही कह रहे थे। क्या देखते हैं ये 9 बजे उन्होंने दुबई से रवाना होना था, तो दुबई में 9 बज चुके हैं, लेकिन आखिरी इतला तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें यकीन है कि इस वक्त कराची में उनकी आमद के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम हो चुके हैं, बिलावल हाउस में सारा सिलसिला जो है वो हो चुका है। तो कहने की बात ये है कि कम अज कम किसी मौके पे भी ये कुव्वतें जो हर दम कुर्सी के पीछे भागती हैं या अपने मफादत की तरफ भागती हैं, कभी भी उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। आज पाकिस्तान में 4 बड़े सियासी इज्तिमात हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर में जलसा था, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से था। इसके अलावा दफ़ाए पाकिस्तान के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत मीनार पाकिस्तान पे, और इस कॉन्फ्रेंस में जो मरकज़ी किरदार थे जिन्होंने खिताब किया, उनमें मरकज़ी जमात अल-दावा के हाफ़िज़ सईद साहब थे, जनरल हमीद गुल साहब थे, मौलाना मुनव्वर हसन साहब थे, और शेख बाकमाल शेख रशीद साहब भी थे। कहने की बात यह है, इन कुव्वतों ने, इन पार्टियों ने, इस दफ़ाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक डेडलाइन दी है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च की बात की है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद पे यलगार करेंगे कि दूसरे जो अड्डे हैं वो खाली करवाए जाएं। ये वही कुव्वतें हैं सारी की सारी जो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके मुशर्रफ की गवर्नमेंट तक, और इन्हें अमेरिका का साथ दिया, अमेरिकन कुव्वतों का साथ दिया। ये जो हमें दिखाया जा रहा है कि कुछ अरसे से ये इस्लामी जमातें जो हैं या कुव्वतें जो हैं ये अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं, हम कैसे यकीन कर लें? ये तो सिर्फ एक गवांतानामो बे में क्या था, जितने गवांतानामो बे में इन्होंने कैद कर रखे हुए थे उनमें से अक्सरियत आके लिबिया में लड़ी और उन्हें हथियार तक प्रोवाइड किए गए। ये कैसे कलेबाजी हैं? नहीं, जाफर साहब, देखने वाली बात यह है कि आज जो दफ़ाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब मुख्तलिफ वाक़या पे इन्होंने पाकिस्तान के हमायत में जलसे जुलूस निकाले, क्या ये पाकिस्तान में फौजी हुकूमत की राय हमवार नहीं करते हर दौर में? हर यही तो कह रहा हूँ कि हर दौर में इन्होंने, क्या हमारी किस्मत में फौजी पाकिस्तान की तारीख में जमात इस्लामी का कोई एक ऐसा और ऐसा पीरियड दिखा दे जिसने उसने मार्शल लॉ की मुखालफत की हो। अगर जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, एक टोला है, जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है जमात इस्लामी के कुछ लोग यकदम उठ खड़े हों, जी अयूब खान ने सजाए मौत सुनाई थी मौलाना मदूदी को, वो कादियानियत के हवाले से। इस एक वाक़े के बाद वो भी मार्शल लॉ की मुखालफत नहीं थी और किसी और अंदाज में थ्रू आउट अयूब खान के मार्शल लॉ में किस अंदाज में अमेरिका ने जमात इस्लामी को प्रोटेक्ट किया। जी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से? मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मतलब है खुर्शीद मेरा नाम है। जी खुर्शीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बाकी आप तबसरा कर रहे हैं, मतलब है कि जरदारी साहब का एक्चुअली क्या कि मैं कोई निजी चैनल देख रहा था, जरदारी साहब घर से निकले 2 घंटे मोटरवे की उनकी पिक्चरें बन रही हैं, रॉयल एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ये फलाना जो कुछ है, मतलब है आपने भी काफी मतलब तबसरे किए फौजी हुकूमतों के खिलाफ उनके, मतलब है मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी, मुझे तो समझ नहीं आता ये पाकिस्तान किस किस्म का, आप किसी भी सूबे को आप लेके बैठ जाए, वज़ीर आला को उनका बाप आया तो बेटा आया, उनका दादा आया तो बेटा आया, बेटा आया तो पोता आया, ये मतलब यही हमारी गवर्नमेंट में मतलब हिसाब किताब। जब डिक्टेटर वगैरह आते हैं लोगों को पसंद नहीं होते, लोग जो
जी जी गड्ढा शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब आप किस तरह के सब पाकिस्तान चाहते हैं, मतलब है देखे ना, एक पाकिस्तान के लिए अब नया है इमरान खान। मैं खुदा गवाह, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ जी जी मगर आए दिन मैं सुनते रहता हूँ बाकी पाकिस्तानी चैनल दूसरे तीसरे, यही हमारी इस किस्म की हुकूमतें हैं। अभी 2-3 घंटे से मीडिया लगा हुआ है कि अपने घर से निकल रहे, एयरपोर्ट पे जा रहे, उस एयरपोर्ट पे जा रहे, ये कोई जरूरी है, उन्होंने कोई मास्क पता किया है, मतलब है या क्या क्या मतलब है? जी खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं और यकीनन आप किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, इस बात का हमें इल्म है। लेकिन जहाँ तक सदर पाकिस्तान के वापस आने का ताल्लुक़ है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये इन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए था उन कुव्वतों को जो कह रही थी कि सदर पाकिस्तान मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। पाकिस्तान में हमारी सिर्फ एक कोशिश है, एक ख्वाहिश है, एक इल्तिजा है कि खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत को चलने दे। अगर आपको किसी की क़यादत पसंद नहीं है, कोई ऐसी जमहूरी हुकूमत पसंद नहीं है, तो उसका फैसला अवाम पे छोड़े, उसका फैसला शेख रशीद ना करे, उसका फैसला हाफिज सईद ना करे, उसका फैसला जनरल हमीद गुल ना करे, उसका फैसला अवाम को ही करने दें। और किसी भी ऐसी गैर आईनी और गैर कानूनी राह को खोलने की कोशिश ना करें जो अवाम के मफादत की खिलाफ जाती हो। और जब अवाम के पूरे हकूक सलब कर लिए जाएं, एक बार फिर मुल्क में सबरी मिलिट्री कोर्ट्स हों, अवाम के लिए कोड़े हों, अवाम के लिए ज़ाब्ते हों और अवाम के लिए जेलें हों। नहीं, ये बात अब भूल जाएं कि मिलिट्री नहीं आएगी जज साहब, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी मिलिट्री को नहीं चाहती और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी नहीं चाहती। एक ग्रोह है जो मुसलसल मिलिट्री को दावत दे रहा है, जिनकी ख्वाहिशात मिलिट्री के बगैर पूरी नहीं हो सकती। अगर वो मुल्क के इस कदर हमदर्द हों, खित्ते के मारूजी हालात को समझ रहे हों, तो कभी भी क्यों ये ख्वाहिश जाहिर ना करे कि मिलिट्री आए, जबकि मिलिट्री खुद नहीं आना चाहती। मिलिट्री समझती है कि क्यों नहीं आना चाहती। कल रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब जी? हेलो जी बोले, आप लाइव है जी, बात करें जी। कौन सा बोल रहे हैं? मैं राजा मुजाहिद बोल रहा हूँ जी। आपसे किससे बात कर रही हैं? जी आप पीपल्स पार्टी से हैं या? हमारा तल्लुक किसी जमात से नहीं, आप तो तज्जियाकार जर्नलिस्ट हैं हम तो। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपके से कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन हैं, लॉर्ड अहमद जैसे हैं ये लोग हैं, जी तो इन्हें किस हद तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं ये पाकिस्तानी है, ब्रिटिश नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट तो आई एम प्राउड टू बी ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ की जो पार्लियामेंट्रियन की लैंग्वेज है ये तो है नहीं जो लॉर्ड अहमद यूज कर रहे हैं जुल्फिकार मिर्जा के साथ। और जुल्फिकार मिर्जा ने शुक्र अल्लाह का उनको ऑफर भी किया कि आप सिंध आए, हम आपको MP वहाँ से बनवाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपका क्या ख्याल है? जाहिर है बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ हर किसी को अपनी राय देने का हक है। तो लॉर्ड साहब अगर कर रहे हैं तो वो उनके जमहूरी राइट्स हैं, वो किसी को भी लेकिन राय तो देने का हक है। लेकिन पीपल लाइक लॉर्ड अहमद हु आर होल्डिंग इम्पोर्टेंट प्लेस, दे शुड नॉट स्पीक दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज। मोहतरमा, मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या कह रही हैं कि जुल्फकार मिर्जा को बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर होने की ऑफर की गई है? ये तो जी आपके बरतानिया में रहने वालों को आप पूछें उनसे, ये उनका मामला है, इसका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं। बरतानिया में रह के जो चूंकि साहबका वो पाकिस्तानी रह चुके हैं, उनके पाकिस्तान में रूट्स हैं, तो पाकिस्तान यकीनन किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी नेशनलिटी इख्तियार कर लें, हम तो पीछे अपने पाकिस्तान से तो राब्ता रहेगा, उसकी हमदर्दियाँ होंगी पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हैं तो उनका हक है, वो जो भी कहते हैं वो उनके व्यूज़ हैं, हमारे नहीं हैं। जी तो बात तो जब तक आप जमहूरियत को फलने फूलने नहीं देंगे, जब तक आप बर्दाश्त ना करेंगे, जमहूरियत तो बर्दाश्त भी सिखाती है। 5 साल का पीरियड अगर मिला है किसी जमात को तो उसको पूरा होना चाहिए। अगर इसी तरह हम तसलसल बरकरार नहीं रख सकेंगे जमहूरियत का, तो वाम को क्या फ़ायदा होगा? वाम को क्या मिलेगा इंसाफ? वाम को क्या मिलेगी? बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा? राजा साहब, मैं समझता हूँ कि तमाम तर कबाहत और तमाम तर बुराइयों की जड़ वही मुसलसल जमहूरियत का इनकता रहा है। अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत को पनपने दिया जाता तो जो भी थे उस सब की तकदीर हो जाती। ये इंडिया की मिसालें हैं, वहाँ पे क्या नहीं, वहाँ क्या करप्शन नहीं है, वहाँ भी करप्शन है, गुंडागर्दी नहीं है। अन्ना हजारे वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, करप्शन है, लेकिन बड़े बदमाश लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं, जाते हैं, पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाता। क्या वजह है? नहीं, हम इसकी हमायत नहीं करते कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट
गवर्नमेंट में बदमाश जाएं या करप्ट जाएं, लेकिन अवाम को अपने फैसले खुद करने का इख्तियार है, होना चाहिए। मुल्क में मार्शल लॉ का मतलब यह है कि कोई आता है दनबरदार और आगे उस मुल्क को फतह करता है। मफतुआ कौम बन के कभी भी आप देखेंगे एक अकेले मुशर्रफ ने बगैर लिखे पढ़े ब्लैक इन ब्लैक एंड व्हाइट, विदाउट एनी इन ब्लैक एंड व्हाइट, उसने वो इख्तियारात अमेरिकन को दिए। आज जो झगड़े चल रहे हैं अमेरिका से इख्तिलाफात के बहुत से पॉइंट्स के अलावा ये नुकता भी इंतहाई अहम है कि वो ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे जी। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बहस हो रही थी पाकिस्तान के हालात के बारे में, और आज जो जलसे मुख्तलिफ पार्टियों के जलसे हुए उनमें एक इमरान खान साहब का भी जलसा था। उन्होंने एक जुमला कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पे खुदकुश हमला किया है। राय साहब जी जी, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं, बहुत से लोग एक अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि जितना नुकसान सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचाया है शायद कोई और कुव्वत नहीं पहुंचा सकी। बहुत से लोगों ने पार्टी को ख़त्म करने की कोशिशें की। उन लोगों के नज़दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी नुक्ते पे पहुंची हुई है। लेकिन इसके साथ ही एक और ख़बर हमने कल सुनी है, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। उनकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराई गई है या हुई है जो मोहतरमा के बहुत नज़दीक थी, और जब मोहतरमा के नज़दीक किसी खातून का जिक्र आता है तो लामहला सबसे पहले ख्याल नाहिद खान की तरफ जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी वही रखूँगा जो मेरी वालदा की थी, और मैं पार्टी को उन्हीं खतूत पे चलाऊँगा जिन खतूत पे मेरी वालदा पार्टी को लेके आगे बढ़ रही थी। अच्छी खबर है, खुशाइंद खबर है। लेकिन एक खुदकश हमला जो जरदारी साहब के हवाले से कहते हैं इमरान खान ने कहा, दूसरा खुदकुश हमला मेमो पे जनरल जोन्स ने किया है। उस खुदकुश हमले के बारे में बाद में बात करते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा और कहाँ से? वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बात करें। सलाम जी, आप बात करें जनाब, आप लाइव हैं जी। बात ये कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं जमहूरियत की। जी जी, कौन सी जमहूरियत है जिसने पीआई आज बिल्कुल नहीं आ रहा? किधर यूरोप में कोई फ्लैट देखा आज? जी बात करें। ट्रेन को देखा पाकिस्तान की? बात करें। जमहूरियत की बात करते हैं, कौन सी फ्लैट आ रही है आज? आप बात मुकम्मल करें, हम आपसे बात करते हैं। आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक बात करेंगे कि आप, लेकिन मौसूफ कह रहे थे कि आप जमहूरियत की बात करते हैं, कोई प्लेन आया। मेरे भाई, जमहूरियत जहाज़ लेके नहीं आया करती, जमहूरियत चेहरे लेके आती है, जमहूरियत बासलाहियत लोगों को लेके आती है, और जमहूरी अमल अगर जारी रहे तो फिर जमहूरियत ही ऐसे चेहरों को, ऐसे लोगों को दूर कर देती है जो जहाज़ों के ना चलने का सबब बनते हैं, जो रेलवे लाइन के डूबने का सबब बनते हैं, जो बिजली ना होने का सबब बनते हैं। जमहूरियत को चलने दें, अगर चलती रही तो ये सूरत हाल भी नहीं रहेगी। बिल्कुल। जब सब बात आप कह रहे थे कि जरदारी साहब की, जी जी, तो पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है, पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान की कौमी पार्टी है, उसका मंशूर, उसका आइन इस बात का तकाजा करता है कि मुल्क की अवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जरदारी साहब के पास है, लेकिन देखने में यही आया है, और पाकिस्तान का अगर 4 साल गुज़श्ता देखें
تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ ریلیف عوام کو آج تک فراہم نہیں کر سکی جس کا تقاضا تھا, جس پہ مینیفیسٹو پہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے, عوام کو جو وعدے کیے, ایک بھی وعدہ انہوں نے پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. نہیں, ظاہر ہے بم تو گرے گا پارٹی پہ. نہیں, یقیناً اگر انہوں نے نااہلیت کا ثبوت دیا ہے تو آنے والے الیکشنز میں انہیں اس کا اجر ملے گا. یہ بات نہیں. اس پہ پیپلز پارٹی کے منشور کو دوش نہیں دیا جا سکتا, اس پہ عمل پیرا ہونے والی قوتوں کو کے بارے میں, ہاں وہ اس انداز میں تسلیم کرتا ہوں نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہ کوئی مجھ سے کہے کہ میں کیوں پیپلز پارٹی میں حقیقتاً جو عوام کی امنگیں تھیں ان پہ پورا نہیں اتری. فی الحال ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. جی پلیز. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. جی کر رہا ہوں. ہلو جی جی بولیں, آپ لائیو ہیں جی, بات کریں. السلام علیکم, بلال چودھری بول رہا ہوں روم اٹلی سے. جی بلال صاحب. جی فرمائیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ ان کا سب جمہوریت کی بات کریں, کون سی جمہوریت کی بات کریں؟ جمہوریت نام ہے, جمہوریت کون سی ہوتی ہے؟ ایک سے ایک بڑا چور ہے ادھر, ایک سے ایک بڑا چور ہے جمہوریت میں. اچھا تو کیا چاہتے ہیں میرے بھائی علامہ اقبال نے بڑی مختصر الفاظ میں تعریف کی تھی, وہ اسے تعریف کہیں یا تنقید کہیں, جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں کرتے. جی لیکن آپ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں جمہوریت کی؟ جی بلال صاحب, جمہوریت یہ ہے کہ جو عوام کی حکومت عوام کے لیے ہو. بیسیکلی جمہوریت کی اس سے بڑی مسلمہ تعریف اور کوئی نہیں ہے. آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے, اگر ہو سکے تو دوبارہ کال کر لیجئے گا. تو یہ بلال چودھری صاحب تھے اٹلی سے, وہ پوچھ رہے تھے جمہوریت کیا ہے. جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا اگر جمہوری عمل مسلسل اور برقرار رہے, آپ مغرب کے ممالک دیکھ لیں, کسی ملک میں بھی ایسا سانحہ نہیں ہوا ماسوائے یونان کے. یونان میں جمہوری عمل جو تھا اس پہ شبہن مارا گیا 1964 میں, یہاں پہ مارشل لا آیا, اور آج بھی اس مارشل لا کے حوالے سے یونان کی قوم کا جو رد عمل ہے, جب بھی مارشل لا کا نام آتا ہے تو ان کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں, ماتھے پہ شکنیں ابھر آتی ہیں. لیکن جمہوریت سے جو توقعات کی جاتی ہے وہ بھی تو جمہوریت پورے نہیں کر رہی. اسی وجہ سے تو عوام کے نظریات میں آپ جن ممالک میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت وہ توقعات پوری نہیں کر رہی, ان ممالک میں جمہوریت کا سفر 100 سال سے اوپر چلا گیا ہے. آپ نے جمہوریت کو سفر کرنے کب دیا؟ آپ مثال دیں گے کہ 1990 کے کشرے کی, وہ جمہوریت تھی, وہ تو کھلایا گیا پارٹیوں. ہمارے ملک میں سیاسی پارٹیوں کو بدنام کرنے کا ایک سلسلہ تیار کیا جاتا ہے, انہیں صرف اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, اپنا گند اتارنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کو کچھ عرصے کے لیے حکومت دی جاتی ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب, کہاں سے جناب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کون صاحب ہیں؟ آپ میرا نام خان ہے, مانچسٹر سے ہوں. جی خان صاحب. جی سنتا ہوں جمہوریت 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 جمہوریت, کان پک چکے ہیں. جی جی. کبھی سنتا ہوں بی بی شہید, ذوالفقار شہید, شہید شہید شہید. جی جی. میں شہید نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کرسی سے انہیں پیار ہے, پیار پورا کرنے کے لیے اپنی گردن اڑوا دیتے ہیں, پھر شہید کا نام استعمال کیا جاتا ہے. اب سنتے چاہیے پلیز تھوڑی دیر کے لیے, اطمینان سے, تسلی سے. جی جی. ریلوے کو انہوں نے ختم کر دیا, پی اے کو ڈیمیج کر دیا. جی جی. بجلی پانی بند. جی بالکل. آخری اربا تھا. جی آخری اربا, ساری ہٹ لگائی آرمی پہ, میمو کے ذریعے ہڈن وار کیا. اب جب شیشہ دیکھتا ہے آصف زرداری, اس کو اپنے عکس سے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. یقین کیجئے اپنے سائے سے گھبراتا ہے. جی ہاں بات یہ جعفر صاحب کہ جمہوریت کے نام پہ جمہوری ملکوں میں بیٹھ کر جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. ظاہر ہے جمہوریت کے تسلسل کا نام ہے, اگر جمہوریت پنپے کی نہیں, جمہوری ریگولر کام نہیں کرے, سارے کہاں سے مضبوط ہوں گے؟ خوشحال زندگی گزارنے والے, ویلفیئر سٹیٹس میں رہنے والے, انہیں نہیں پتا کہ پاکستان میں رہ کے اپنے حق کے لیے, اپنی آزادی کے لیے بات کریں تو کوڑے کیسے پڑتے ہیں.
ایک معمولی سی بات پہ جیلیں کیسے کھلتی ہیں اور جو مارشل لا کی سمری ملٹری کورٹس ہوتی ہیں ان میں فیصلے کس انداز میں ہوتے ہیں. یہ تمام صورتحال جن لوگوں نے اپنی ذات پہ جی لی ہے, آپ اگر کبھی ان سے اکیلے میں ایسے پروگرام سے ہٹ کے بات کریں تو وہ آپ کو آئینہ دکھائیں کہ جب آپ کی جمہوریت کیا ہے, آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور مارشل لا کا عذاب ہمارے ملک پہ کس انداز میں نازل ہوتا رہا ہے. دیکھیں جی, جب پاکستان میں ساری پارٹیاں کو کام کرنے کی آزادی مل رہی ہے تو آئندہ مستقبل کے لیے اگر پیپلز پارٹی بھی وہ کام نہیں کر سکی, نواز لیگ بھی اگر وہ کام نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ایک نئی جماعت بھی اس وقت پاکستان کی موجود ہے, تو عوام کی صلاحیتوں پہ یقین کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے جو اپنے محافظ کھڑے کیے ہیں انہیں کہیں کہ جی آپ کے پاس بندوق ہے, آپ اپنی بندوقوں کے رخ ہماری طرف کر دیں, آپ اپنے ہنٹر ہم پہ برسائیں, آپ ہماری الگ جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے اسے لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھیں اگر نہیں مان رہے, آپ اپنی سمری ملٹری کورٹس کھڑی کریں اور عوام کے ساتھ جو چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں. ہم ایسے گدھے ہیں, ایسے بیل ہیں, جس ہم ہنکو گے دوڑتے چلے جائیں گے. کالر ہیں ہمارے ساتھ, دیکھیے جی پلیز. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. علیکم السلام. میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی سر. ڈسکشنز میں ہم سنتے ہیں کہ جی جمہوریت ہے یا آمریت ہے, لیکن پرابلم تو جو عوام ہے ان کو دونوں نظاموں میں ہی ہے. عوام کو جو عام لوگ ہیں ان کو تو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارا نظام حکومت کیا جمہوریت ہے یا آمریت ہے. وہ تو بیچارے اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا. یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بھی نظام حکومت آیا ہے اس میں عام آدمی کی بہتری سے تو کبھی کسی کو کوئی دلچسپی رہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس بحث میں پڑا جائے کہ پاکستان کے لیے نظام حکومت کون سا بہتر ہے, جو بھی حکومت ہو اس کو چاہیے, اور خاص طور پہ جو پبلک ووٹ لے کے آتی ہے تو وہ پبلک کی بھلائی کے لیے کام کرے. اور جو جمہوری نظام ہم مغرب میں دیکھتے ہیں وہ بھی وہی سسٹم ہے, لیکن یہاں پہ اس کے اثرات اور ہیں. پاکستان میں اس جمہوری نظام کے اثرات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو یہاں پہ نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام میں خرابی نہیں ہے, نظام کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان میں کمی پیشی ہے, جس کی وجہ سے سسٹم کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچتے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی اور بہت اچھی باتیں کی آپ نے. کہ لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کے کان پک چکے ہیں جمہوریت کے حوالے سے, یا لوگوں کو روٹی چاہیے. پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے کہ ٹیڈنا پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے, لیکن وہ جن کے سروں پہ قوم کی قیادت کا بوجھ آتا ہے, روٹی کو بہم پہنچانا ہر کسی تک یہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن ان لوگوں کو کیسے لانا ہے اس کا حق کسی دوسرے کو نہیں ہے, اس کا حق صرف عوام کو ہے, اور عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے. ہمارے ملک میں آج تک کسی جمہوری حکومت کو ماسوائے بھٹو صاحب کے ایک ٹینیور کے 5 سال پورے کرنے نہیں دیے گئے, اور بھٹو صاحب کے 5 سال پورے کرنے کا اجر انہیں جس انداز میں ملا, بھٹو صاحب کے دور کے ترقیاتی کام ایک طرف رکھ لیں اور پاکستان کی تمام حکومتوں کے کام ایک طرف رکھ لیں, آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اہل قیادت ملک میں کیا تبدیلی لے کے آتی ہے. اگر ملک کا وہ جمہوری عمل اسے منقطع نہ کیا جاتا, ہم پہ 11 سال مارشل لا کا عذاب مسلط نہ کیا جاتا, تو بھٹو صاحب کے بعد اگر قوم کسی دوسرے کو متبادل لے آتی تو وہ بھی اس کا اہل ہوتا تو لاتی, اور یقیناً ایک اچھے کے بعد اس سے زیادہ اچھا آتا. لیکن ہمارے ملک میں کبھی بھی یہ صورتحال برقرار نہیں رہنے دی گئی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی ہلو, بات کریں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی جی محمد علی چودھری لندن سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ کچھ ہمارے کم عقل لوگ جو ہے جمہوریت کے خلاف جو ہے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. جمہوریت ایک بہترین طرز حکومت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ زرداری جیسے لوگوں نے جمہوریت کو بدنام کیا ہے, لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری 64 سالہ تاریخ میں جرنیلوں نے کتنا عرصہ حکومت کی ہے. جو بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے جمہوریت کو تو چند سالوں کے لیے 2 سال یا 2.5 سال کے لیے لاتے ہیں, وہ بھی اپنے مفادات کے لیے, اپنا جو ملبہ ہے وہ ان پہ ڈالنے کے لیے. ورنہ اگر جمہوریت کا پروسیس چلتا رہے, مسلسل 5 سال ٹرم
करने दी जाए, तो जैसी भी जिस तरह भी तो आइंदा 5 साल के लिए आवाम खुद फैसला करेंगे और उनको हटा देंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, क्योंकि जमहूरियत को चलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब सब बात यहाँ यह भी है कि जमहूरियत को चलना कौन नहीं दे रहा, जमहूरी पार्टियों का भी तो इसमें बहुत बड़ा नुक्स है ना। जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो तर्ज हुकूमत है वो भी जमहूरियत नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पार्लियामेंट जो फैसले करती है उन पर अमल नहीं होता। पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट से मुत्तफिक नहीं है, तो क्या ऐसी जमहूरियत में कहाँ बात को राय साहब, हमारे मुल्क में अभी तक कोई ऐसी जमहूरियत नहीं आई जिसकी उम्र 5 साल पूरी हो चुकी हो या पूरी होने दी गई हो। हमारे मुल्क में ये जमहूरियत पसंद या आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, इन्हें तो 2 साल 20 माह 2.5 साल 3 साल पौने 3 साल से ऊपर काम करने ही नहीं दिया गया। अगर जरदारी साहब ने गलत काम किया, 4 साल जावेद साहब इस हुकूमत को मिले हैं, सुने तो कोई एक मुझे ये भी एक भी बताए ना। जी जी, वो एक नहीं, वो आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप सुने तो सही ना। आप यही बता रहा हूं मैं, कहीं और नहीं बता रहा, सुने आप। हाँ जी, हमारी किसी जमहूरी हुकूमत को खुल के पूरा वक्त नहीं करने दिया गया। अगर जरदारी काम दुरुस्त नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी काम दुरुस्त नहीं कर रहे, तो इसका फैसला उन्हें करने दिया जाए जो इन्हें लेके आए हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि इस अगर जरदारी काम दुरुस्त नहीं कर रहे तो कुछ अकले कुल उठें, इकट्ठे हों तो वो अपनी मनमानी मुसल्लत कर दे कौम पे। जी कल रहे हैं हमारे साथ, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं शायद बोल रहा हूँ लंदन से। जी क्या जी शायद साहब, ये जमहूरियत की बात हो रही है यार, अभी तो 4 साल हो गए हैं जमहूरियत को चलते हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या किया? ना आटा है, ना रोटी है, ना रोड चलते हैं, ना ये खत्म हो गया, हर चीज बंद। अभी इनके काम जो है, जब से ये आए हैं, पहले इन्होंने कहा जी हम उसके जो कातिल हैं उसको पकड़ेंगे, फिर कभी कहते हैं हमारी जमहूरियत को खतरा है, कभी इनके इलाज का खतरा। मतलब अभी तक इन्होंने कंट्री के लिए क्या किया है? लेकिन जहां तक मिलिट्री की बात है, मैं कहता हूं कि इसमें बहुत अच्छे हालात थे जब मुशर्रफ की हुकूमत थी। ठीक है वो मार्शल लॉ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंडिया से अच्छे तल्लुकात करने की कोशिश की, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट पाकिस्तान के अवाम को है, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है उसको वहां जगह मिले, उनका सामान इधर आए। जैसे अभी चाइना के साथ है, हमारी इंडस्ट्री उनके साथ चल रही है। तो ये जमहूरियत ने तो क्या किया हमारे लिए? कुछ मियां साहब पहले आए, उन्होंने क्या किया जमहूरियत में? सिर्फ वो। शायद साहब आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, वैसे हम हर किसी को यही कह रहे हैं कि आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। देखना ये है कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट में मुशर्रफ की मनपसंद असेंबली ने 5 साल पूरे किए, इसलिए किए कि एक वर्दी पोश बैठा हुआ था और वो उसकी तख्लीक करदा असेंबली थी। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि वो असेंबली जो किसी वर्दी पोस्ट के बगैर आती है, जिसे अवाम मुंतखब करते हैं, वो 5 साल पूरे क्यों नहीं करती? अगर वो असेंबली 5 साल जो है वो पुरअमन गुजार सकती है, तो अवाम को अगर दुरुस्त तरीके से काम करने का मौका दिया जाए तो वो भट्टो साहब की हुकूमत से भी बेहतर रिजल्ट देगी। लेकिन हुआ क्या? जनाब नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी कहते हैं किसी हद तक, वो भी उस वक्त से जब उन्होंने ज़ियाउल हक की बाकियात या ज़ियाउल हक के रूहानी बेटे होने से मुंह मोड़ा और अवाम में आए और एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बिगड़ी। एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बिगड़ी? कि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में रहते हुए अवाम की बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जो अवाम के हकूक हैं, अवाम के राइट्स हैं, वो उन्हें उन तक पहुँचाए जाए। लेकिन उसके बाद एक जनरल ने अगर किया तो दूसरा आ गया, दूसरे जनरल को अगर रिमूव किया तो वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार था कि चूंकि वज़ीर आज़म किसी वज़ीर दफा के अंडर नहीं था, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर नहीं था, ये अवाम का दिया हुआ उन्हें हक था। लेकिन जब उन्होंने मुशर्रफ को रिमूव किया तो उसके बाद फौरन मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। कलर है हमारे पास साथ एक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? मैं राजा साहिब बात कर रहा हूँ लंदन से। जी राजा साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी गुजारिश ये कर रही थी कि अभी हाल ही में मैं पाकिस्तान से होकर आया हूँ, मेरे ख्याल में 2 वीक नहीं हुए अभी जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में है वो ये है कि जैसे हम कहते हैं जी कि हम अवाम के वोट से आए हुए हैं और हमने अवाम ने हमें जो है असेंबली में भेजा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी और वो ये कहते थे कि वोटिंग का सिस्टम ऐसे होता है कि जिस इलाके में ये जो देहाती इलाकों में लोग रहते हैं
وہ اگر اپنے وڈیرے کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کل سے آپ نے ہماری زمینوں کے اوپر باہر جا کے پیشاب بھی نہیں کرنا, جی بالکل, آپ اپنا بندوبست کریں کہیں اور جا کے. تو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو وڈیرے ہیں یا ہمارے جاگیردار ہیں یا ہمارے جو انڈسٹریل ہیں جہاں لوگ کام کرتے ہیں ہزاروں کے حساب سے, وہ چاہے چور ہوں ان کے مالک, چاہے وہ بدماش ہوں, چاہے وہ قاتل ہوں, وہ ان کی مجبوری ہے کہ ووٹ اسی کو دیتے ہیں. جب تک ہمارے ملک میں 2 پارٹی نہیں ہوتی, صرف اور صرف 2 پارٹی یا 3 پارٹی. بالکل راج صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ملک میں جمہوری عمل کو چلانے کے لیے تسلسل ضروری ہے, لیکن بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو جگیردارانہ سسٹم ہے وہ بھی جمہوریت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ عوام کو ان کا رائٹ استعمال کرنے کے لیے بھی وہ حق نہیں دیا جاتا. دیہی علاقوں میں خالصتاً یہی وجہ ہے. لیکن پھر بھی پاکستان میں اگر جمہوریت کا سسٹم چلے گا تو ان جگیرداروں اور سرمایہ داروں سے بھی نجات ملے گی. اور موجودہ جو دور ہے اس میں جو دیکھا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت واقعی ایک جمہوری حکومت ہے, لیکن اس نے جو ڈلیور کرنا تھا جعفری صاحب وہ آج تک عوام کو نہیں کر سکی. یہی وجہ ہے کہ عوام آپ جمہوریت سے نالاں ہیں. میرے بھائی میں لکھ کے دے دوں کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت وہ اس انداز میں ڈلیور نہیں کر سکی. اگر نہیں کر سکی تو وہ الیکشن میں جائے گی, اپنے کیے کی سزا بھگتے گی. لیکن میرے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں دیہات میں عوام کے ووٹ کو وڈیرے ہائی جیک کرتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے بہتر جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں. پر ایک رات کے فرق سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا, 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا. 14 اگست کو قائم ہونے والی مملکت میں جاگیردار اپنے تمام تر اثاثوں جاہ و جلال کے ساتھ زندہ رہے, نہ صرف زندہ رہے مضبوط و توانا ہوئے, اور اگلی رات آزاد ہونے والے ہندوستان میں یک مشت قلم پورے نواب جاگیردار سب تہہ تہ کر دیے گئے, مار نہیں دیے گئے, ان کی جاگیریں سلب کر لی گئیں, ان کے خزانے جو ہیں بھگ کے سرکار ضبط کر لیے گئے. تو یہ فرق ہے. اگر ہمارے ملک میں اس وقت ان جاگیرداروں پہ زد پڑی ہوتی تو آج ہماری بیوروکریسی میں, آج ہمارے پارلیمنٹ میں, آج ہماری ملٹری میں اس انداز میں وہ قوتیں غالب نہ ہوتی جو عوام کے حقوق سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں. لیکن آج پیپلز پارٹی کا نعرہ تو یہی تھا کہ ہم جاگیرداروں کے تسلط سے, پیپلز پارٹی کے نعرے کو چھوڑیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس جاگیرداری نظام کی وجہ سے ہماری سیاست کو اس قدر کمرشلائز کر دیا گیا ہے. ہمارے جو جن الیکشن کے لیے جس جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, ہمیں یہ توقع ہے, یہ امید ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے چلتی رہے تو شاید وہ دن آ جائے, شاید نہیں یقیناً آئے گا وہ دن. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ عوام کو صرف ایک ووٹ دینے والا ایک کل پرزہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے. عوام آپ قادری صاحب نے جو ویو دیے ہیں مختلف انٹرویوز میں انہوں نے بتایا ہے کہ نظام کے خلاف ہمیں جنگ کریں. وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن اس انداز میں عوام کے حقوق عوام تک نہیں پہنچ, کیونکہ ان پارلیمنٹس میں عوام کے وہ لوگ جو پس رہے ہیں ان کے وہ نعرے لگانے والے تو ہو سکتے ہیں, ایک ماب میں جا کے اکٹھے تو ہو سکتے ہیں اس ساس پہ کہ شاید یہ ہمارے لیے تبدیلی لائیں. اس کے لیے بہترین نظام یہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جمہوریت میں رہتے ہیں ہم متناسب نمائندگی نظام کو راج کیا جائے ملک میں. جی متناسب نمائندگی میں جو صورتحال جا رہی ہے, متناسب نمائندگی میں بھی تو وہی پارٹیاں آئیں گی جب تک ہمارے ووٹ کا استعمال تو صحیح ہوگا, ووٹ کی کاؤنٹنگ تو صحیح ہوگی نا. اگر ووٹ ہو جائے گا کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا, ہلکا وائز نہیں ہوگا. بحث کو مختصر کریں گے, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین جب ابھی تھوڑا سا ایک اور کوئی ہمارے دوست دے رہے ہیں ہمیں کوئی چیز. ہاں, یہ اخبار وینس ٹی وی کی طرف سے وینس نیوز کا اجرا ہوا ہے, اور اگر کم از کم یونان کے ناظرین اگر اس میں کسی چیز کو شائع کروانا چاہتے ہیں تو وہ وینس ٹی وی کے اخبار کا مرکز بھی یہیں ہے, اسی آفس میں ہے. تو اپنی اشیاء جو ہیں, اپنی تخلیقات جو ہیں, نگارشات جو ہیں وہ ہمیں پہنچا دیا کریں, وہ اس میں شائع ہو جائیں گی. اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے طلعت جعفری کو اور راجہ مجاہد جلال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.